हेलो बच्चों, वेलकम टू जीसीसी। आज हम लोग क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की गणित की तैयारी करवाऊंगा। इसमें आपको 2 अंक वाले प्रश्नों की तैयारी होगी, है ना। आज जो है हम 2 अंक वाले प्रश्नों की तैयारी करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को क्लास 10th की, इस चीज़ की गारंटी है बेटा कि बिल्कुल ये प्रश्न आपके मॉडल पेपर के प्रश्न हैं और बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। मैं उन क्वेश्चनों को, आज सिलेक्टेड क्वेश्चनों को बता रहा हूँ जो आपके क्लास 10th के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पूछे जाएंगे, जिनके पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मोसो एवं लोसो ज्ञात कीजिए। मोसो एवं लोसो ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मोसो एवं लोसो ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है प्रश्न में? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 6, 8, 22 का मोसो एवं लोसो ज्ञात करें। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी जितनी भी संख्याएं दिख रही है, सबसे पहले हम इन प्रश्नों का इन अंकों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 6 है तो पहले 2 से खाएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3। चलो ठीक है। 8 का 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 8 का क्या निकलेगा बताइए? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, है ना। 2 से फिर 2 में भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1। चलिए 22 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड। 22 का कैसे निकलेगा? तो पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 11, फिर 11 से भाग देंगे 1। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालने का कुछ नियम होता है। वो नियम क्या है, आप नियम को ध्यान से समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालने का नियम होता है, अभाज्य गुणनखंड निकालने का नियम। देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने का क्या नियम है, हम सबसे पहले आप लोगों को नियम बताएंगे। ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड निकालने का नियम क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बार बार अभाज्य संख्या से भाग दी जाती है। बार बार अभाज्य संख्या से भाग दी जाती है। देखिए ध्यान से समझिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने का नियम क्या है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बार बार अभाज्य संख्या से भाग दी जाती है। ठीक है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, डॉट। ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बार बार अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, उसके बाद फिर 3 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 7 से भाग देंगे, फिर 11 से भाग देंगे। इस तरह से हम भाग देते हैं। ठीक है ना। चलो उसके बाद हम आपको बता रहे हैं लोसो। लोसो का क्या मतलब होता है? लोसो का क्या मतलब होता है, मतलब बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। लोसो का मतलब होता है जो मिले उसे लिखो, जो ना मिले उसे भी लिखो। जो मिले उसे लिखो, जो ना मिले उसे भी लिखो, लेकिन जो मिल रहा है ना, लेकिन जो मिल रहा है ना, उसमें से सबसे अधिक पावर वाले को लिखना है। उसमें से सबसे अधिक पावर वाले को लिखना है। देखिए कह रहा है जो मिले उसे लिखो, जो ना मिले उसे भी लिखो, लेकिन जो मिल रहा है ना उसमें सबसे अधिक पावर वाले को लिखना है। ठीक है ना। मोसो का क्या मतलब होता है? मोसो को हम एससीएफ कहते हैं। मोसो का क्या मतलब होता है? देखो मोसो का क्या मतलब होता है? जो मिले
जो सब में मिले, जो सब में मिले सिर्फ उसे ही लिखें, जो सब में मिले सिर्फ उसे ही लिखें, लेकिन सबसे कम पावर वाले को, लेकिन सबसे कम पावर वाले को याद रखिएगा। ये जिससे ट्रिक समझ लीजिए इसको आप। अभाज्य गुणनखंड निकालने का नियम क्या है कि बार बार किससे भाग दिया जाता है, अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप लोसो निकाल रहे हैं तो लोसो निकालते समय आपको ध्यान रखना है, लोसो का मतलब होता है जो मिले उसे लिखो, जो ना मिले उसे भी लिखो, लेकिन जो मिल रहा है ना उसमें सबसे अधिक पावर वाले को लिखना है। एक बात, मोसो का मतलब होता है जो सब में मिले सिर्फ उसे ही लिखो, लेकिन जो मिल रहा है उसमें सबसे कम पावर वाले को लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उसको नहीं लिखते हैं मोसो में, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको यहाँ समझ में आएगी। देख लीजिए, सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो पहले हमने 2 से भाग दिया 6 में, तो कितना आया, भागफल 3 आया। फिर 2 से तो 3 में भागने लगेगा ना, तो फिर 3 से 3 में भाग दिए तो भागफल कितना आया, 1। फिर 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो 2 से 8 में भाग दिए तो 4 आया। फिर 2 से 4 में भाग दिए तो 2 आया। फिर 2 से 2 में भाग दिए तो कितना आया, 1 आया। फिर देखिए 2 से 22 में भाग दिए 11 हो गया। अब 11 में ना 3 से लगेगा, ना 5 से लगेगा, ना 7 से लगेगा, 11 से 11 को ही भाग दे रहा है, तो 11 को भाग दिया कितना हो गया, 1। अब चलो क्या करने वाले हैं, अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखो 2 गुना 3 गुना 1 हो गया ना। चलिए फिर लिखेंगे क्या, 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 पर पावर, देखो कितना 2 है बताइए, तो 3 2 है, तो 2 पर पावर कितना लिख दिए, 3। किसी पर पावर अगर 3 है तो इसका मतलब उसको 3 बार गुना करके लिखा जाएगा, तो 3 बार गुना करके लिखा जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1। अब चलो अब 22 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 22 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा बताओ, 2 गुना 11 गुना 1। कोई दिक्कत, चलिए अब हम क्या लिखेंगे देख लो, अब लिखेंगे अब 6, 8 और 22 का अभाज्य गुण लोसो। 6, 8 और 22 का क्या, लोसो। हम लोसो निकाल रहे हैं, तो 6, 8 और 22 का लोसो निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, तो लोसो का क्या मतलब होता है, लोसो का मतलब होता है जो मिले उसे लिखो, जो ना जो मिले उसे लिखो, जो ना मिले उसे भी लिखो। देखो यहाँ पर जो मिल रहा है उसको लिखना है, ठीक है ना। तो कौन कौन मिल रहा है, देखो तो यहाँ पर देखो ये 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है। सब के अभाज्य गुणनखंड में चेक कीजिए, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 8 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है, 22 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है, तीनों में 2 मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उसमें से हमको सबसे अधिक पावर वाले को लिखना है, क्योंकि लोसो निकाल रहे हैं, तो सबसे अधिक पावर वाला कौन है, 2 पर पावर 3, तो हम 2 पर पावर कितना लिख दिए, 3 लिख दिए, ठीक है ना। चलो अब देखो जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। देखो 3 इसमें है लेकिन सब में है नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 3 को भी लिखना है। फिर देखिए 11 देखो सब में नहीं है, फिर भी लिखेंगे, 11 लिख दिए, ठीक है ना। तो जो मिल रहा था उसको लिखे, सबसे अधिक पावर वाले को लिखे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 3 गुना 11। अब देखिए 8 तिया 24, 24 गुना 11 कितना हो गया, चेक करो, 24 गुना 11 देखो कितना हो गया, 264। तो आपका लोसो कितना निकल गया, 264। समझ में आया, कितना आसान है। अब हम क्या करने वाले हैं देख लीजिए, अब हम मोसो निकालेंगे। अब 6, 8 और 22 का मोसो, ऐसे अपना चलो मोसो निकालेंगे। तो मोसो का क्या मतलब होता है, जो सब में मिलेगा, सब में। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, लोसो में ये बात नहीं बोलते हैं कि सब में मिले, लेकिन मोसो में क्या बोल रहे हैं, जो सब में मिले सिर्फ उसी को लिखना है, लेकिन सबसे कम पावर वाले को लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। सब में कौन मिल रहा है, देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 मिल रहा है, 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, और 22 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 22 है सॉरी 2 है, तो सभी के अभाज्य गुणनखंड में 2 है। तो जो मिल रहा है उसमें सबसे कम पावर वाले को लिखेंगे, तो 2 पावर 3 इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे, कम पावर वाले को लिखेंगे। तो कम पावर वाला कौन है, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सबसे कम पावर वाले को लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिख दिए, क्योंकि दोनों बराबर पावर है, 2 पावर 1 2 पावर 1, ठीक है। चलो ठीक है, तो मोसो कितना हो गया, 2 हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न जरूर आते हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा, लोसो और मोसो निकाले। यहाँ पर संख्या भले ही चेंज हो जाए बच्चों, बट इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल रहेंगे, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है बहुपद 4x³ बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यक निकालने के लिए भी प्रश्न आते हैं, बिल्कुल शून्यक निकालने के लिए भी प्रश्न आते हैं। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए तो इनका हमको शून्यक निकालना है, देखो शून्यक कैसे निकलेगा, हम सॉल्व करते हैं। देखिए जिसका शून्यक निकालना है उसको 0 के बराबर कर देंगे, इसका शून्यक निकालना है इसको 0 के बराबर कर देंगे। 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम इससे x का वैल्यू लिखो। क्वेश्चन में अगर शून्यक बोल दे निकालने, हल बोल दे निकालने या मूल बोल दे निकालने, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। शून्यक निकालो, हल निकालो, मूल निकालो, तीनों का मतलब एक ही होता है। मतलब उसमें जो उपस्थित बहुपद में जो उपस्थित जो चर राशि होता है उसी का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है ना। इसमें उपस्थित चर राशि x है, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे, बाकी सबको भगा देंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 3 उधर गया तो कितना हो गया, +3 हो गया। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, देखिए 3/4 हो गया। अब देखो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 3 कितना हो गया, 4। तो x बराबर क्या निकल गया, प्लस माइनस √3 और 4 का वर्गमूल कितना निकल गया, 2। तो एक वैल्यू प्लस का, एक वैल्यू माइनस का है, तो 2 शून्यक निकल गया इसका, ठीक है। किसी पर पावर जितना रहेगा, जिस चर पर जितना पावर रहेगा उसका उतना शून्यक निकलेगा, उतना हल निकलेगा, उतना मूल निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से, यहां पर देखिए कह रहा है प्रतिस्थापन विधि कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। चलिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें इन युगपत रैखिक समीकरण के युग्म को क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 समीकरण दिया हुआ है, लिख लेते हैं। गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है बच्चों, 7x माइनस 15y बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये पहला समीकरण आपका दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y बराबर 3 दिया हुआ है। ये समीकरण 2 हो गया, मान लिया इसको हम पहला समीकरण, इसको हम दूसरा समीकरण मान लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम समीकरण 1 में काम करेंगे। समीकरण 1 में काम करके हम x या y जो भी चर राशि है उसमें उपस्थित चर राशि का वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2। चलिए इसमें उपस्थित x का वैल्यू निकालते हैं। x निकालने के लिए x को अकेला करेंगे, बाकी सबको भगा देंगे। तो चलो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का 2 माइनस 15 उधर गया, प्लस 15y हो गया, गुना 7 इधर गया तो क्या हो गया, भाग 7 हो गया, ठीक है ना। अब जो इसमें उपस्थित जो x है, इस x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में x के स्थान पर रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि प्रतिस्थापन है ना, दूसरे के स्थान पर रखना, मतलब हम x का वैल्यू को x के स्थान पर रखेंगे, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन हो जाएगा। चलिए तो 7 का 7 गुना x का वैल्यू देखो क्या है, जो वैल्यू है वो लिख देंगे हम, 2 प्लस 15y बटे कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। देखो 7 के जगह पर 7, बाकी x का वैल्यू रख दिए, माइनस 15y बराबर कितना हो गया, 2, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में रख रहे हैं ना, सॉरी एक मिनट हमने इसको समीकरण 2 समझ लिया। चलो तो क्या कह रहे हैं हम, है ना, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x के स्थान पर, समीकरण 2 ये है ना, तो इसके जगह पर रखेंगे। चलिए x क्या है मेरा, 2 प्लस 15y बटे कितना हो गया, 7 हो गया, और प्लस का प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे यूनिट कितना है, 1 है, एलसीएम लीजिए। 7 और 1 का लोसो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए 7 देगा, 7 को भाग कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, 2 प्लस 15y, ठीक है ना। चलिए प्लस का प्लस हो गया, अब नीचे से भाग ऊपर से गुना, 1 भाग देगा 7 को 7, 7 दूनी कितना हो गया, 14।
तो 14y हो गया बराबर कितना हो गया 3, ठीक है ना। चलो अब क्या करने वाले हैं, अब ये देखो ये y है ये भी y है, दोनों जात में जुट जाएगा। 15 14 कितना हो गया देखिए, देखिए 5 4 9 और 1 1 2 29y हो गया। अब प्लस कितना हो गया 2, अब ये भाग 7 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना 7, 3 गुना 7 हो गया, ठीक है। चलो 29y बराबर क्या हो गया 21 प्लस 2 उधर गया कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है ना। अब चलो y का वैल्यू निकालते हैं, तो y बराबर क्या हो गया 21 में 2 गया कितना हो गया 19, 21 में 2 कितना हो गया 19, बचा क्या 29, गुना इधर जाके क्या हो गया भाग, 19 बटे कितना हो गया 29 हो गया, y का वैल्यू निकल गया। अब y के मान को कहां पर रखना है, है ना, y के मान को आप कहीं भी रख दो, है ना, y के मान को यहाँ पर रख दो, ये x है, इस x को आप मान लो व्यंजक मान लो, तो y के मान को x के व्यंजक में रखने पर, अब या तो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो। अब y के मान को x के व्यंजक में रखने पर, चलिए रखिए, तो क्या हो जाएगा देखिए x बराबर 2 प्लस 15 गुना y का वैल्यू 19 बटे 29 बटे कितना हो गया 7। चलिए यहां तक वैल्यू समझ में आया। अब देखो क्या हो जाएगा x बराबर 2 प्लस 15 गुना 19, करो कितना होता है 15 गुना 19, 9 बचे 45, 9 से 4, 9 1 9 9 13, फिर कितना हो गया 15, 5 5 3 8 1 1 2, 285। चलिए ऊपर कितना हो गया बताओ 285 बटे कितना हो गया 29 और बटे कितना हो गया 7। चलो इसके नीचे मिनट 1 है, 29 हो गया, 29 दूनी 58 हो गया, ठीक है, और प्लस 29 29 कैंसिल 285 हो गया, ये मेन बटे भाग है, इसको 7 लिख दिया है। अब चलो जोड़ देते हैं, 8 5 13 हो गया, है ना। अब देखो फिर देखो 8 5 13 1 14 हो गया, 2 1 3 हो गया, बटे कितना हो गया 29, भाग बदला गुना में 1 बटे कितना हो गया 7। चलिए कटेगा, देखो तो कटेगा, ये देखो किसी तरह का चांस है कटने का, अगर कटने का चांस है तो कटा दो। कटाइए, 7 से कटेगा ये, 7 चौके 28, 28 7 5 35, 7 चौके 28 हो गया, 28 2 30 33 34 63 कट जाएगा 7 से, कटा 7 से भाग दो, 7 चौके 28, चलिए 14 में 8 गया कितना हो गया 6, 9 7 63 कट गया ना 49, 49 हो गया, 49 बटे कितना निकल गया 29, है ना। तो आप क्या लिखोगे, अतः x का वैल्यू कितना निकला बच्चों 49 बटे 29 एंड y का वैल्यू कितना निकल गया, y का वैल्यू निकल गया 19 बटे 29, ये आपका x और y का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से, है ना, ये दोनों समीकरण को सॉल्व किया और x और y का वैल्यू निकाला, जो कि इस रेखिक समीकरण योग का क्या है हल है। कैसे निकाले देखो, सबसे पहले ये समीकरण दिया था लिख दिए, ये समीकरण दिया था लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने पहले समीकरण में काम करके x का व्यंजक निकाला। अब इस x के व्यंजक के, इस x के मान को समीकरण 2 में रखा, देखो x के मान को समीकरण 2 में रखा, किसके जगह पर x के जगह पर, ठीक है ना। उसके बाद इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद आपका y निकला, y के मान को आप कहाँ रखें, चाहे आप 1 में रखो 2 में रखो या x के व्यंजक में y के स्थान पर रखो, तो आपका क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। इस प्रकार से आप रेखिक समीकरण युग्म का हल निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को जितने भी प्रश्न बता रहे हैं, आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न पूछे ही जाए, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल रहेंगे, तो आपको टाइप समझना है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और एक बार अगर आप टाइप समझ जाते हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में
कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको पूरे के पूरे अंक मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है, द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विविक्तर, इसको हम विवेचक भी कहते हैं, विवेक्तर ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात समीकरण है ना, आपको समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का आपको क्या निकालना, विवेक्तर या विवेचक निकालना। देखिए कितना सिंपल है, आपको हम बता देते हैं, सबसे पहले कुछ हिंस दे देते हैं। देखिए जो द्विघात समीकरण होता है बच्चों, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है ना। आपको बता देना चाहते हैं इसमें a क्या है बच्चों, x स्क्वायर का गुणांक है, मतलब x स्क्वायर से जो भी चीज गुना हो रहा है वो है a, ठीक है ना। b क्या है बच्चों, x का गुणांक है, ठीक है ना। और c क्या है, अचर पद है, c क्या है बच्चों, अचर पद है, ठीक है। चलिए x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c क्या है, अचर पद है, ठीक है। चलिए अब द्विघात समीकरण में जो विवेचक होता है या विवेक्तर होता है उसको d से सूचित करते हैं। तो d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d का मान है ना शून्य से बड़ा हो या फिर बराबर हो, यदि d का मान शून्य से बड़ा और बराबर हो जाए तब समझ जाइए कि द्विघात समीकरण का जो हल है वो अस्तित्व में है, द्विघात समीकरण का मूल जो है अस्तित्व में है ना। यदि d का मान शून्य से बड़ा और बराबर हो तब द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में होगा। और जब द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में होगा बच्चों, उस कंडीशन में हम मूल निकालेंगे और मूल या जो हल होगा है ना, या फिर उसमें उपस्थित जो चर राशि x है उसका वैल्यू निकलता है, उसका सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। इस फॉर्मूला की सहायता से निकलता है। यहाँ पर दो भागों में दो मतलब x के दो वैल्यू होते हैं, एक x बराबर होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे 2a और x बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। x के दो वैल्यू होते हैं, ठीक है ना, एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। समझ में आया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा, आपसे तो सिर्फ पूछ रहा है विवेक्तर ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है सिर्फ d निकालने के लिए। तो d निकालना तो आसान है, आप d बराबर देखो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है, b मेरा x का गुणांक है, तो x का गुणांक b कौन हो गया, -7। तो -7 पर स्क्वायर हो गया -4 का 4, a का वैल्यू कौन है, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर से क्या गुना हो रहा है 2 और c कौन है, अचर पद है, 6 हो गया। चलिए माइनस माइनस प्लस 7 7 49, 4 दूनी 8, 8 6 के 48, 49 में 48 गया 1 हो गया, तो d का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया। दिस इज माय आंसर। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। देखिए योग पूछ रहा है बच्चों, ये एपी से रिलेटिव प्रश्न है, सम ऑफ एन टर्म एपी पूछ रहा है। देख लीजिए एपी के बारे में हम बताना चाहते हैं। मान लीजिए कि एपी क्या होता है समझ रहे हो ना, है ना, वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक पदों के बीच का सारवंतर समान हो उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, ठीक है। तो एपी में क्या हो गया, जो टर्म होते हैं, जो पद होते हैं, सपोज कर लीजिए पहला टर्म
है ना। मान लीजिए टी मतलब टर्म, टर्म मतलब पद होता है। प्रथम पद होता है इसमें, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, चौथा पद होता है, इस तरह से डॉट 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 के एनवां टर्म तक होता है। तो प्रथम पद को मान लीजिए हम ए मान लिए, दूसरा पद क्या होगा बच्चों, है ना, दूसरा पद होगा क्या बताइए, दूसरा पद होगा मेरा ए प्लस डी, और तीसरा पद क्या होगा ए प्लस टू डी, चौथा पद क्या होगा ए प्लस थ्री डी, डॉट डॉट डॉट, और एनवां पद क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। कोई दिक्कत? तो प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस टू डी। देखिए जितना पद पूछ रहा है ना उससे एक कम डी, तीसरा पद पूछ रहा है तो ए प्लस टू डी, एक कम डी, ए प्लस एक कम डी, चौथा पद पूछ रहा है तो ए प्लस थ्री डी, ठीक है ना। तो ये आपका पहला पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद ए प्लस टू डी हो गया, चौथा प्लस ए प्लस थ्री डी हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा क्या है कि एनवां पद, एनवां पद चाहे आप ए एन कहिए या फिर टी एन कहिए, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना। अच्छा, जो एनवां पद होता है वो लास्ट टर्म होता है, इसलिए इसको आप एल भी कहते हो। क्या कहते हो? एल कहते हो। ये एनवां पद या लास्ट टर्म का ये सूत्र हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप एन पदों का योग निकाल रहे हैं, एन पदों का योग निकाल रहे हैं मतलब ऐसा निकाल रहे हैं, तब आपको फॉर्मूला लगाना होगा। क्या लगाना होगा? एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है आपका एन पदों का योग का फॉर्मूला। आपको पूछ रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। देखिए कैसे निकलेगा। तो आपको क्या दिया हुआ? आपको दे रहा है प्रथम 1000 धन पूर्णांक। 1000 धन पूर्णांक मतलब प्रथम पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कैसे होते हैं? शून्य धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और यहाँ पर साफ लिख दिया है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या मतलब आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल लेना है, ठीक है ना। तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 हो गया, उसके बाद कौन होगा? 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपको जोड़ जोड़ के 1000 पदों तक जोड़ना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ दिया है प्रथम पद ए का मान 1 हो गया, डी निकलेगा सार्वंतर। तो दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद 2 हो गया और पहला पद कितना हो गया? दूसरा पद 2, पहला पद 1 हो गया, तो कितना हो गया? डी 1 निकल गया, ठीक है ना। और एन क्या है? तो एन है हजारवां पद, तो एन का मान 1000 हो गया। अब हजारवां पदों का योग निकालना है, मतलब एस 1000 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का मान कितना हो गया बच्चों? 1000 बटे 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 2 का 2, ए का वैल्यू हो गया आपका 1 प्लस एन का वैल्यू 1000 माइनस 1, और सार्वंतर कितना निकला है? 1 निकला है, तो 1 लिख दिया। इसको सॉल्व कीजिए, 2 से भाग दीजिएगा, कितना होगा? 500 होगा। ये 2 हो गया, 1000 में घटाइएगा कितना होगा? 999 गुना 1, तो 999 ही होगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अभी दोनों को जोड़ दीजिए, है 999 में 2 को जोड़िएगा, कितना होगा? 1001। तो चलो बच्चों जोड़ दो, 500 गुना 1000, 1 हो गया ना। हाँ चलिए अब क्या करने वाले हैं? गुना करने वाले हैं। 500 से गुना कर दीजिए, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5 2 0 बैठा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्या निकल गया? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकल गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है ना जी आप लोगों को? कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। अच्छा, हमने आपको क्या कहा? हमने आपको कहा कि इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको रिवाइज करोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 के 18वें पद का मान ज्ञात करें। देखिए आपको देखिए समांतर श्रेणी मतलब एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? एपी दिया हुआ है। देखो एपी क्या दिया हुआ है? देखो एपी है 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, है ना। 18वें पद का मान ज्ञात करना है। मतलब देखो n का मान हो गया 18, पहला पद आपका हो गया 1, डी निकलेगा क्या? दूसरा पद घटाओ पहला पद,
दूसरा पद हो गया 4, पहला पद हो गया 1, घट के कितना निकल गया 3। अब आपको 18वां पद निकालना है, तो A18 फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू बी होता है। तो चलिए A कौन हो गया मेरा, प्रथम पद हो गया 1, n का मान हो गया 18, 18 घटा 1 और सार बनता D कितना है 3 हो गया, ठीक है ना। 1 प्लस 18 में गया 17, चलिए 1 प्लस 17 दिया 51, 51 है 52, चलिए 18वां पद कितना होगा मेरा 52 होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदुएं E और F स्थित है। यदि P बराबर 6 सेंटीमीटर, QE बराबर 6.6 सेंटीमीटर, PF बराबर 9 सेंटीमीटर तथा RF बराबर 9.9 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करें कि, है ना, EF समांतर QR है। EF समांतर क्या है QR। बात समझे कि नहीं? तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। इस त्रिभुज का नाम है PQR। PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः E और F बिंदु स्थित है। ये आपका E हो गया, ये आपका F हो गया, ठीक है ना। यदि P बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब P की लंबाई कितनी है बच्चों 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। QE 6.6 सेंटीमीटर, QE की लंबाई कितनी है 6.6 सेंटीमीटर। PF 9 सेंटीमीटर, PF कितना है 9 सेंटीमीटर, और RF कितना है, RF कितना है 9.9 सेंटीमीटर। आपको सिद्ध करना है ये EF जो है QR के क्या है समांतर है। प्रश्न समझ में आया? आपने पढ़ा है थेल्सपर में, आप पढ़े हो ना थेल्सपर में। थेल्सपर में क्या सिखाता है बताइए, थेल्सपर में क्या सिखाता है? थेल्सपर में सिखाता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। समझ रहे हो ना, कह रहा है किसी त्रिभुज में, ऐसे भी कर सकते हो, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, है ना, तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ये होता है थेल्सपर में। थेल्सपर में क्या है, किसी त्रिभुज में दो भुजा PQ और PR, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, या दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है आधी होती है। ये थेल्सपर में होता है। थेल्सपर में देखो यही होगा। अगर अच्छा ये भी कह सकते हो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करने वाली रेखाखंड, है ना, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करने वाली रेखाखंड, है ना, तीसरी भुजा के समांतर होती है। अगर EF रेखाखंड PQ और PR को दो बराबर अनुपात में विभाजित कर देगी, तब EF जो है QR के समांतर होगा, ठीक है। तो थेल्सपर में सिखाता है भुजा का अनुपात बराबर हो, तो फिर भुजा का अनुपात बराबर हो तो अनुपात को विभाजित करने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हम PE बटे EQ का मान निकालेंगे, PE बटे EQ, है ना। चलिए और फिर निकालेंगे PF बटे FR। चलिए P का लंबाई कितना है देखो तो चेक करो। PE की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, EQ की लंबाई कितनी है चेक करो, है ना, 6.6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर कट गया, कटाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब तो नहीं कटेगा, कटेगा ये कटेगा, 11 तिया 33, है ना।
तो कितना निकल गया बताइए, है ना, 1/1.1 निकल गया। चलो ठीक है, अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, PF/FR। चलो 9 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर करिए, 11×99, 1/1 निकल गया। यहाँ लिखेंगे चूंकि PE/EQ बराबर है ना, PF/FR से, तो भुजा का अनुपात बराबर है ना, इसलिए आप क्या लिखोगे, इसलिए आप लिखोगे, है ना, इसलिए लिखोगे आप थेल्स परमेय, है ना, थेल्स परमेय के भुजा का अगर अनुपात बराबर हो तो भुजा समांतर होगा। यहाँ लिखोगे थेल्स परमेय से, थेल्स परमेय से क्या हो जाएगा, ये भुजा समांतर हो गया क्यूआर का, PROVET प्रूफ। ठीक है, आसान सवाल था, बहुत आसान था। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC। एक त्रिभुज है, प्रश्न है, त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है तो X का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, PQ समांतर BC। ये PQ जो है BC के क्या है, समांतर है। ये आपका AP की लंबाई 8 सेंटीमीटर है ना, 8 है, और PB की लंबाई जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है 4 है ना, AQ की लंबाई दिया हुआ है आपका 3x, और QC का लंबाई दिया हुआ है x+2। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा जस्ट अपोजिट। अगर समांतर दिया हुआ है तो भुजा का अनुपात बराबर है, और भुजा का अनुपात बराबर है तो फिर भुजा को समांतर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर समांतर दिया हुआ है ना, सॉल्व कर रहे हैं। त्रिभुज ABC है ना, दिया है, क्या दिया है ना, बताओ, PQ समांतर BC दिया हुआ है। PQ समांतर क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा AP/PB बराबर है ना, AQ/QC। तो AP/PB, AP की लंबाई कितनी हो गई 8, PB की लंबाई कितनी हो गई 4, AQ की लंबाई कितनी हो गई 3x, QC की लंबाई कितनी हो गई x+2। सॉल्व करो बच्चों, 4 दूनी 8, 2 हो गया ना, 2/1 बराबर 3x/x+2। कोना कोनी गुना करो, 3x गुना 1 3x हो गया, x+2 गुना 2 तो 2 गुना x 2x हो गया, 2 दूनी 4, x वाले को इधर भगा दो, 3x - 2x बराबर कितना हो गया 4, तो कितना निकल गया x बराबर 4। आंसर, x का मान ज्ञात करें, x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर वह बिंदु कीजिए जो बिंदुओं है ना 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ है। चलिए
समदूरस्थ। देखिए कह रहा है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। हम इनका वीडियो बना करके है ना यूट्यूब पर अपलोड कर दिए, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। चलिए सबसे पहले देखो बेटा, y अक्ष पर बिंदु पूछ रहा है, तो y अक्ष पर बिंदु पूछ रहा है, इसका मतलब y अक्ष पर बिंदु पूछ रहा है तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, x0 होगा। तो y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखो माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का, माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु कुछ भी p है जिसका निर्देशांक 0, y है। देख रहे हैं ना, y अक्ष पर स्थित बिंदु का मान क्या है, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु मान लीजिए p है जिसका निर्देशांक कितना है, 0, y है। अब यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, जो बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है, मान लीजिए y अक्ष पर स्थित बिंदु p है, p से है ना, p बिंदु से है ना, मान लीजिए q बिंदु और r बिंदु समान दूरी पर स्थित है, मतलब p से लेकर के q की दूरी और p से लेकर के r की दूरी दोनों आपस में क्या है, समान है। तो p का निर्देशांक हो गया बच्चों 0, y हो गया। ठीक है, मान लिए। अच्छा, इस q बिंदु का निर्देशांक सपोज कर लीजिए 6, 5 और r बिंदु का निर्देशांक सपोज कर लीजिए 4, 3। तो हमें p से लेकर के q और p से लेकर के r की दूरी समान है, ये कह रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि pq और pr समान दूरी पर स्थित है, इसलिए pq बराबर क्या हो जाएगा, pr। तो आप पढ़े हो ना, दूरी सूत्र पढ़े हो ना, दूरी सूत्र पढ़े हो, क्या होता है दूरी सूत्र, बताओ। दूरी सूत्र पढ़े हो, दूरी सूत्र आप लोग पढ़ चुके हो। दूरी सूत्र होता है, जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु A स्थित है, एक बिंदु B स्थित है, दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। मान लीजिए A का निर्देशांक है x1, y1, B का निर्देशांक है x2, y2। तो हमें AB के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, तो रूट अंडर x1 में x2 घटा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 में y2 घटा देंगे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। p से लेकर के q की दूरी निकालना है, तो 0 में 6 घटाएंगे, x1 ये देखिए x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, सब कुछ कर ली। तो 0 में 6 घट जाएगा, देखो 0 घटा 6, इस पर होल स्क्वायर हो गया प्लस y घटा 5, इस पर होल स्क्वायर हो गया और ये रूट हो गया। ठीक है, चलो बराबर pr की दूरी निकालो, p से लेकर के दूरी की निकालो। देखो इसको पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 हो गया। तो x1 में x2 घटेगा, 0 में -4 घटेगा, घटाओ 0 घटाओ 4 हो गया और इस पर होल स्क्वायर प्लस y घटाओ 3 और इस पर होल स्क्वायर और ये रूट हो गया। तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखो 0 में -6, तो -6 होगा और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 36 होगा ना। चलो ठीक है, प्लस का प्लस। अब इसको देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हम तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब y पर स्क्वायर सूत्र से -2ab, तो 2ab प्लस b मेरा 5 हो गया, b स्क्वायर, b मेरा हो गया 5 पर स्क्वायर। आप फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, a माइनस, हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाएं। ठीक है ना। चलो अब देखो क्या हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस और 4 चौके 16, तो यहाँ पर आपका +16 हो गया। ठीक है, इसको y माइनस 3 को इसी सूत्र से तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़िए, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b पर स्क्वायर मतलब 3 पर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो 36 हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया, 5 दूनी 10 है ना, 10y हो गया ना। चलो बचे 25 हो गया बराबर 16 प्लस y स्क्वायर, 3 दूनी 6y प्लस 3 किया 9 बच्चों। अच्छा ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर ये प्लस y स्क्वायर कैंसिल हो गया, हुआ ना कैंसिल। अब देखो 36 और 25 दोनों जुट सकता है, चलिए जोड़िए। 36 25 कितना हो गया, 6 5 11, 3 2 5 5 1 6 61 हो गया। ठीक है, माइनस 10y हो गया, प्लस 16 इधर गया -16 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो 16 और 9 25 हो गया और इधर गया तो -25 हो गया और ये प्लस 6y, उधर कितना बचा 0। ठीक है,
अब देखिए ये 10 है, ये 10y, ये 6y, दोनों घट जाएगा, -4y हो जाएगा। ये 61 है, ये 25 है, दोनों घटेगा। 11 में 5 गया 6, 11 में 5 गया 6, ठीक है ना। उसके बाद बताओ 5 में 2 गया 3, 36 हो गया, है ना। चिन्ह बढ़ा का, ये 25 है, ये 61 है, ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, -4y उधर गया तो +4y, या +36 को भगाइए उधर, -36 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 36/4, 9 चौके 36, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 9, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः y अक्ष पर वह बिंदु क्या है, तो अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो P हो गया आपका 0,9, ये हो गया आंसर। कितना आसान है, देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन रहेगा एकदम VVI प्रश्न है, समझ रहे हो ना। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु को हमने P मान लिया है, जिसका निशान 0, कितना हो गया y हो गया है, समझ रहे हो ना। तो चलिए P का निशान 0,y। अब कह रहा है कि यह बिंदु और यह बिंदु P से समदूरस्थ है, तो P से लेकर के Q और P से लेकर के R दोनों क्या सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूर स्थित है। तो PQ और PR की दूरी समान हो गई, तो PQ और PR की दूरी समान स्थित है, इसलिए PQ बराबर PR हो गया। तो PQ का दूरी सूत्र लगाएं, दूरी सूत्र हम बताएं आपको। एक बिंदु का निशान अगर x1 y1 है, दूसरे बिंदु का निशान अगर x2 y2 है, तो दोनों के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर √100, ठीक है ना। तो बस दूरी सूत्र लगा दिए, मान बैठा दिए, सॉल्व कर दिए, बिंदु P का निशान निकल गया, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। इसी तरह से आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, हम चेंज कर रहे हैं, y अक्ष पर के जगह पर हम कर दे रहे हैं x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5,3 और 3,5 से समदूरस्थ। तो आप इसी तरह से बना लोगे, कोशिश करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सॉल्व। आपको क्या दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है ना, थीटा बराबर 30 डिग्री, ये आपका गिवन वैल्यू हो गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको सिद्ध करना है कि इतना बराबर 0 होता है, यही ना। चलो आप LHS कर लो, मान लो LHS बायां पक्ष मान लो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 का 4 मल्टीप्लाई cos का cos, क्यूब का क्यूब, थीटा का मान 30 डिग्री लिख दिया, माइनस 3 का 3 cos का cos, थीटा का मान 30 डिग्री लिख दिया। अब चलो देखना 4 cos 30 डिग्री, और इस पर क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा होता है, देखो अगर साइन स्क्वायर ए है तो तुम इसको लिख सकते हो साइन ए का होल स्क्वायर, अगर cos क्यूब थीटा है तो तुम लिख सकते हो cos थीटा का होल क्यूब, ठीक है ना। और cos थीटा का होल क्यूब है तो तुम cos क्यूब थीटा लिख सकते हो, या 4 × cos 30 डिग्री का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। चलिए 4 का 4, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पर हो गया √3/2, और इस पर पावर कितना हो गया 3, -3, यहाँ cos 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ, √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दें, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये क्यूब जो है √3 पर भी है, 2 पर भी है, तो 4 गुना, तो √3 पर क्या हो गया आपका होल क्यूब हो गया, ठीक है। अब बटे कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है
है ना, -3 √3 बटे कितना हो गया 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए √3 पर पावर 3 है, इसको मतलब इसको 3 बार गुना करके लिखेंगे, √3 गुना √3 बटे कितना हो गया 2 -3 √3 बटे कितना हो गया 2। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा बेटा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो 3 हो गया बटे 2 -3 √3 बटे कितना हो गया 2, ये कट करके कितना हो गया 0 बराबर RHS PROVD। आसान है कि भारी है? बिल्कुल आसान है ना। चलिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट, उसके बाद बाकी बातें कल करेंगे, ठीक है। प्रश्न है, यदि sin 42 डिग्री बराबर P तो sin 48 डिग्री का मान निकालें। देखिए 42 दिया है ना, 48 पूछ रहे हैं, ठीक है ना, गजब। यदि sin 42 डिग्री बराबर P है तो sin 48 डिग्री का मान निकालें। कैसे निकलेगा सोच के देखो, सॉल्व कर रहे हैं। कितना दिया हुआ है, sin 42 डिग्री बराबर P, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। sin 42 डिग्री बराबर P है तो sin 48 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है ना। देखो तो sin 48 नहीं है क्वेश्चन, हाँ ठीक, sin 48 डिग्री है, ठीक। चलो तो sin 42 डिग्री का वैल्यू कितना है P है। तो आप जानते हो sin थीटा अनुपूरक कोण पड़े हो, अनुपूरक में क्या होता है कि sin 90 डिग्री घटाओ थीटा cos थीटा। तो उसी प्रकार से sin 42 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो sin 42 को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 लिख सकते हैं, बराबर कितना होगा P। तो क्या पढ़े हो, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना। तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा, तो हम sin थीटा लिख सकते हैं। तो sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, sin 42 बराबर cos 90 माइनस 42, ठीक है। cos का cos हो गया, 90 में 42 घटेगा कितना होगा, 90 में 42 घटा, 10 में 2 गया 8, 10 में 2 गया बेटा 8, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ बचा 7 में 4 गया 3, 10 में 2 गया 8, सॉरी यहाँ बचा 8 में 4 गया 4। तो cos 48 डिग्री निकल गया, cos 48 डिग्री का वैल्यू कितना निकल गया, ये निकल गया। आपसे क्या पूछ रहा है, sin 48 पूछ रहा है ना, नो, sin 48 डिग्री बराबर, तो sin 48 डिग्री बराबर क्या होगा, देखो आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, आप पढ़े हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़े हो कि नहीं पढ़े। तो अगर हम इससे sin थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin 48 बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर 48 डिग्री, क्योंकि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 48 है तो यहाँ भी 48, रूट अंडर हो गया 1 माइनस, है ना। देखो cos 48, cos 48 का वैल्यू कितना है P ना, ठीक तो है। cos 48 का वैल्यू कितना है P है, तो यहाँ 48 है, P लिख दिया, P पर क्या हो गया स्क्वायर, आंसर हो गया। sin 48 डिग्री बराबर √1 माइनस P स्क्वायर, इसको VBI कर दीजिए। फिर से बता देते हैं, sin 42 डिग्री का वैल्यू P है तो sin 48 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो sin 42 डिग्री P दिया हुआ है, अब फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, sin 42 की जगह क्या लिखेंगे cos 90 माइनस 42, ठीक है ना, cos 90 माइनस 42, sin 42 हो गया बराबर P हो गया। तो देखो cos का cos 90 में 42 घटा तो 48 हो गया, cos 48 का वैल्यू कितना निकल गया P निकल गया। sin 48 निकालना है तो √1 माइनस cos स्क्वायर 48 होगा, क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है,
तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 48 तो यहाँ भी 48, और कॉस 48 का वैल्यू पी है तो अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आप लोग अपने मैथ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और आपके एग्ज़ाम आने से पहले गणित की संपूर्ण तैयारी आपको करा दी जाएगी। आप है ना इन वीडियो पर प्रैक्टिस करें, घर में कॉपी में लिखें, है ना, उनका नोट्स बनाएं, उस पर प्रैक्टिस करें, तभी आप बच्चों आपका स्कोर बढ़िया होगा। मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी पर ये वीडियो बनाया हुआ है क्लास 10th के लिए। आप ज़रूर वीडियो को देखें, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।